अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदनान शुएब, ब्रांड एम्बेसडर फॉर ब्राइटर पेंट्स। और आज ऑल शेड्स ऑफ लाइफ में हमारे बहुत ही सीनियर मेहमान हैं सुहेल साहब, जो कि सुहेल फवाद आर्किटेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे बारे में जो कुछ आप जानना चाहते हैं, मैं नहीं कुछ जानना लोग भी चाहता, जानना बहुत चाहते हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, मैं 1900 ऑफिशियली 1946 में दिल्ली में पैदा हुआ था। मेरे वालिद वहाँ पर इंग्लिश के प्रोफेसर थे और हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में रहा करते थे। फिर पार्टीशन हो गया और मेरे वालिद अभी मौसी कॉलेज में पढ़ा रहे थे कि एक दिन उनको बताया गया कि आज आपके घर पर आप ही के स्टूडेंट्स अटैक करेंगे। तो वो उनके जो कुलीग्स थे, हिंदू कुलीग्स थे, उन्होंने उनको बताया और उनसे कहा कि जितनी जल्दी हो सकता है यहाँ से निकल जाओ। इस तरह हम हरीडली वो जगह हमने वो घर छोड़ के, और उन लोगों ने ही ट्रांसपोर्ट फराहम की थी, अरेंज करके दी, जिससे हम मेरे अकॉर्डिंग टू माय पेरेंट्स लाल किला दिल्ली में शिफ्ट हो गए। और मेरे पेरेंट्स के मुताबिक वो बहुत मुश्किल वक्त था जितने दिन वहाँ पर रहे, अनटिल नवाब रामपुर ने एक स्पेशल ट्रेन भेजी दिल्ली से मुसलमानों को ले जाने के लिए। शायद रामपुर ले जाना मकसद था। मुस्लिम रूलर थे, उन्होंने रामपुर बुलाया। फिर वहाँ से हम लोग, मेरे नाना जो उस वक्त वहाँ पर डिप्टी कमिश्नर के बराबर एक ओहदा होता था, डिप्टी कलेक्टर थे, वहाँ चले गए। फिर वहाँ से अल्टीमेटली बॉम्बे गए, बॉम्बे से फिर कराची आए। कराची से मेरे वालिद को जॉब मिली और उसके बाद फिर वो उनका ट्रांसफ़र मुल्तान हो गया। somehow he didn't like Karachi at that time. उन्होंने खुद डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी जो उस वक्त वज़ीर तालीम थे और उनके दोस्त भी थे, उनसे कहा कि मुझे कहीं और पोस्ट करो, तो वो मुल्तान आ गए। तो मेरी प्राइमरी एजुकेशन बेसिकली मुल्तान में हुई। मैंने वहाँ से एक मुस्लिम हाई स्कूल हुआ करता था, उसमें एक इंग्लिश मीडियम प्राइमरी स्कूल था, वहाँ से मैंने किंडरगार्टन से मैंने प्राइमरी एजुकेशन मेरी कंप्लीट हुई। उसके बाद मेरे वालिद का ट्रांसफ़र सरगोधा हो गया, तो मैं सरगोधा आ गया। सरगोधा में मैं ने हाई स्कूल कंप्लीट किया और उसके बाद कॉलेज किया। पढ़ाई वढ़ाई का मुझे कोई ख़ास शौक़ नहीं था, मैं बस इतना कर लेता था कि पास हो जाऊँ। और क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था। उसके अलावा भी बहुत सारे हर खेल में घुसने का शौक़ था मुझे। मैं टेनिस भी खेल लेता था, बैडमिंटन भी खेल लेता था। टेबल टेनिस में मैंने नेशनल चैम्पियनशिप भी खेली। अब जब एफएससी के उस ज़माने में तो एफएससी होती थी, इंजीनियरिंग, एफएससी इंजीनियरिंग में या मेडिकल में, या तो मैंने एफएससी की इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स के लिए। और मेरी एक्सटेंडेड फैमिली जो थी उसमें ज़्यादातर इंजीनियर्स थे, तो एवरीबॉडी एक्सपेक्टेड कि मैं इंजीनियर बनूंगा। और लेकिन एफएससी में जो मेरे मार्क्स थे वो उस ज़माने के हिसाब से मेरी सेकंड डिवीज़न थी। अब तो ग्रेड्स होते हैं, उस ज़माने में फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न और फिर थर्ड डिवीज़न और फिर अल्टीमेटली फेल। तो सेकंड डिवीज़न थी, मुझे ये मालूम था कि मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिलेगा। उसमें सिर्फ फर्स्ट डिवीज़नर और वो भी हायर फर्स्ट डिवीज़नर जो थे उनको मिलता था। मेरे वालिद के एक कुलीग ने उनको बताया कि एक नया डिपार्टमेंट खुला है इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में, और डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, अब इनफैक्ट इट वाज फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग है। तो सुहेल से कहो कि वो वहाँ अप्लाई करे। अब मुझे इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी जाने का शौक़ था, ये ज़रूर था कि मैं वहाँ जाना चाहता था इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। मैंने अप्लाई कर दिया, भाग दौड़ की, बड़ी हरीडली मैंने, इनफैक्ट मैंने खासी मुश्किल से शायद 1 दिन या 2 दिन रह गए थे उसमें अप्लाई करने में। मैंने somehow मैनेज और मैंने अप्लाई कर दिया। बट मुझे यही ख्याल था कि ये भी शायद नहीं होगा, इसलिए कि जो फर्स्ट डिवीज़नर्स हैं और जो उनको इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं मिला वो फिर अब आर्किटेक्चर में आएंगे। लेकिन टू माय अटर सरप्राइज़ मुझे इंटरव्यू कॉल आ गई। अब मेरे लिए बड़ी परेशानी की बात थी कि ये आर्किटेक्चर विच वॉज टोटली, उस ज़माने में आर्किटेक्चर के बारे में कोई जानता ही नहीं था। और लोगों का ख्याल,
तो सरगोदा में रहते हुए अब मैंने सोचा कि मुझे कुछ ना कुछ आर्किटेक्चर के बारे में पता होना चाहिए अगर इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ मैं। तो किताबें तो कोई थी नहीं उस ज़माने में किसी लाइब्रेरी में आर्किटेक्चर के बारे में। मैंने ब्रिटानिका देखी, उसमें भी आर्किटेक्चर की कोई ख़ास डेफिनेशन नहीं थी। उसके बाद मैंने किसी से कहा कि भाई यहाँ कोई ऐसा आदमी है जो आर्किटेक्चर करता हो या आर्किटेक्ट हो। तो किसी ने फाइनली मुझे एक साहब का बताया कि वो हैं, वो नक्शे बनाते हैं। गनीमत समझा, चला गया उनके पास चला गया। जब उनके घर के पास पहुंचा और घर की तरफ देखा तो मैंने कहा अगर आर्किटेक्ट इस तरह के होते हैं और इस तरह के हालात में रहते हैं तो मैं क्या करने जा रहा हूँ। खैर मैं अंदर चला गया उनके पास। वो एक कमरे में बैठे हुए थे। एक उस वक्त के हिसाब से, उस वक्त जो मेरी सोच थी, वो एक मुझे से स्टूल पर बैठे हुए थे और एक सामने एक बहुत बड़ा सा लकड़ी का प्लैंक था, उसके ऊपर एक शीट, नीली सी शीट लगी हुई थी। कुछ अजीब अजीब पेन थे उनके हाथ में, उनके पास पड़े हुए थे और वो कोई एक ड्राइंग बना रहे थे जिसमें एक लकड़ी का एक लंबा सा प्लैंक वो ऊपर नीचे मूव कर रहे थे और कुछ तिकोने उनके उस टेबल पर पड़ी हुई थी और ख़ुद उनके अपने हालात भी कोई ज़्यादा अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे मुझे। तो अब मैं ये खड़ा वहाँ सोच रहा हूँ कि ये अगर यही कुछ करना है मैंने, तो इससे तो बेहतर है मैं कुछ और प्रोफेशन ले लूँ। लेकिन एनीवे उनसे मुझे कोई ख़ास पता नहीं चला, क्योंकि बाद में, उस वक़्त तो मैं नहीं समझा कि ये आर्किटेक्ट नहीं है। बाद में खैर मुझे अंदाज़ा हो गया कि वो एक जूनियर ड्राफ्ट्समैन थे, किसी जगह पर PWD वगैरह में होंगे। तो खैर फिर मैंने इंटरव्यू दिया एंड आई somehow the other This was admission in Lahore. This was, you got admitted in Lahore. I got admitted in Indian University Lahore. उससे एक साल पहले, हाँ, UIT लाहौर में हुआ था। उस ज़माने में वो फर्स्ट पाकिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कहलाती थी और मेरा उसमें एडमिशन हुआ। बल्कि एक साल पहले वो कोर्स शुरू हुआ था, वहाँ पर डिग्री कोर्स शुरू हुआ था और एक साल पहले की क्लास वहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रही थी। एक वहाँ हुआ था और एक ढाका में हुआ था, इंडियन यूनिवर्सिटी ढाका में। तो वहाँ मेरा एडमिशन हुआ, चला गया फिर सामान वामान लेके अपना, और एक हॉस्टल में कमरा भी मिल गया। लेकिन अभी तक के वो उन साहब से मिलने का असर मेरे दिमाग पे था और मैंने फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया। मैं टेबल टेनिस की नेशनल चैम्पियनशिप खेलने चला गया, मैं क्लासेस बंक करता रहा टिल सच टाइम कि मुझे उस डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर के एक उसने बताया कि अगर अब आपने क्लास को मिस की तो यू वुड बी एग्ज़ाम में नहीं आप बैठ सकोगे। खैर वो पूरी की, समहाउ द अदर पास भी हो गया। देन आई रियलाइज, अच्छा इस एक साल के अरसे में अब वहाँ पर जो कॉलेज की उसकी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी थी, उसमें कुछ साले किताबें देखने का मौका मिला, कुछ आर्किटेक्ट्स के बारे में पढ़ने का मौका मिला। हमारे उस ज़माने में जिन आर्किटेक्ट्स का नाम ज़्यादातर आता था, मोस्टली अमेरिकन किताबें थी। तो मीज़ वान द रो, फ्रैंक लॉयड राइट, इसी तरह से, और तो वो उनके काम देख के अंदाज़ा हुआ कि ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सा प्रोफेशन है कोई। तो सेकेंड ईयर में आके देन आई स्टार्टेड टेकिंग माई कोर्स सीरियसली। और फिर उस बाद मैंने फिर कुछ डिज़ाइन का काम भी शुरू हो गया और इस तरह मैंने पूरे अपने 5 साल पूरे किए। एंड इन 1968 में क्वालिफाइड एज आर्किटेक्ट फ्रॉम UIT लाहौर। फिर मेरा इरादा ये था, उस ज़माने में कुछ सीनियर आर्किटेक्ट्स जो थे जो कहीं बाहर से, उस वक्त तक के पाकिस्तान में से पढ़े हुए आर्किटेक्ट तो कोई नहीं थे। ज़्यादातर आर्किटेक्ट्स बाहर से पढ़ के आते थे या ARI करके आते थे इंग्लैंड से, या कहीं और से अगर करके आते थे। वही लोग पढ़ाने भी आते थे हमें, वही लोग प्रैक्टिस में थे, जिसमें उस ज़माने में पाकिस्तान में ताजुद्दीन भामानी थे, उस ज़माने में नकवी सिद्दीकी थे, प्यार अली मेर अली थे, जो अब अशर शाहिद अब्दुल्ला फॉर्म है। तो वो लोग कभी कभी हमारे कॉलेज में आया करते, जो डिपार्टमेंट में आया करते थे, और वहाँ पर कभी प्रेजेंटेशंस देने के लिए या
कुछ और हमें अप करने के लिए। उसमें एक आर्किटेक्ट ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है, एंड दैट आर्किटेक्ट वाज बंगला उस ज़माने में ईस्ट पाकिस्तान में ढाका बेस्ड आर्किटेक्ट थे, मजरूर इस्लाम। सो जब मैंने पास कर लिया तो मेरा इरादा यही था कि मैं किसी तरह से, अगर 68 की बात है ये, 68 में अभी बांग्लादेश के या ईस्ट पाकिस्तान में इशू शुरू नहीं हुआ था, वी वर स्टिल टुगेदर, एंड कोई ऐसा नज़र भी नहीं आ रहा था कि कहीं किसी वक्त ये सिलसिला सारा चेंज हो जाएगा और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाएगा। सो मैं ये सोच रहा था किसी तरह से ढाका चला जाऊं और जाके मजहर इस्लाम के ऑफिस में काम करूं कुछ अर्सा, और अगर वहाँ नहीं जा सकता किसी वजह से तो कराची जाऊंगा। और उस वक्त तक के मेरे फादर का ट्रांसफ़र रावलपिंडी हो चुका था, और वो रावलपिंडी में थे। सो आफ्टर माई ग्रेजुएशन मैं उनसे मिलने के यहाँ पे कुछ टाइम गुजारने आया, और फिर ना मजहर इस्लाम के ऑफिस में जा सका, ना कराची जा सका, यहीं रह गया। यहाँ पर एक जॉब मिली जो मैंने एक महीने बाद छोड़ दी। उसके बाद किसी साहब ने मुझे, अच्छा ये वो ज़माना था जब इस्लामाबाद शुरू हुआ था, 1968 1968 में इस्लामाबाद शुरू तो हो चुका था, कुछ बन भी चुका था, लेकिन अभी बहुत ही थोड़ा सा कैपिटल था उस वक्त ये कैपिटल बन, हाँ वो लोग कराची से मूव कर चुके थे। पारा का इलाका सारा बन चुका था, G6 का एरिया बन चुका था। कुछ सरकारी दफ्तर जो थे मुख्तलिफ़ जगहों पर थे, अभी तक सेक्रेटरीट बिल्डिंग्स नहीं बनी थी। अभी बाकी बिल्डिंगें जो आप देखते हैं, पार्लियामेंट बिल्डिंग, ये सब कुछ नहीं था। लेकिन पारे पर कुछ बिल्डिंग्स बन गई थी जिसमें सरकारी दफ्तर हुआ करते थे, कुछ किराए के मकानों में हुआ करते थे, बट कैपिटल बन चुका था। बल्कि एक MNA's हॉस्टल भी बना था जो मेरे हिसाब से इस्लामाबाद की सबसे ज़्यादा खूबसूरत बिल्डिंग मैं समझता हूँ। इट वाज डिज़ाइन बाय, वो एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे जो यहाँ पाकिस्तान में CTA में काम कर रहे थे, उन्होंने डिज़ाइन की थी बेस्ड ऑन मुग़ल आर्किटेक्चर के ऊपर का कॉन्सेप्ट था। वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स जो मैं समझता हूँ इस्लामाबाद में बनी है और अभी तक है उसी तरह से। तो वहाँ पर वो गवर्नमेंट सरकारी अफसर रहा करते थे और बाकी लोगों के लिए किराए के घर थे। तो कैपिटल था, कैपिटल उस सेंस में था। यहाँ पर असेंबली जो होती थी वो वहाँ पर, ये जो स्टाफ कॉलेज है पिंडी में, शायद लाल कुर्ती में, वहाँ पर पार्लियामेंट के सेशंस हुआ करते थे। बाद में तो खैर जब वो स्टेट बैंक की बिल्डिंग बन गई तो उसमें होते रहे अनटिल द मेन पार्लियामेंट बिल्डिंग बन गई। तो मुझे फिर यहीं एक साहब ने ऑफ़र किया कि मैं उनके साथ एक नई फर्म शुरू करूं। वो इंजीनियर थे, अच्छे फाइन ह्यूमन बीइंग। तो उनके साथ मैंने मिल के एक छोटा सा ऑफिस सेट, एज अ पार्टनर छोटा सा ऑफिस सेट किया। एक्चुअली मेरी ज़िंदगी के प्रोफेशनल लाइफ के 3 फेजेज़ हैं। एक वो फेज़ है जिसमें मैं ज़ेब जमाल ख़ान, इन साहब का नाम था, इनके साथ काम किया 7 साल 8 साल। उसके बाद मैंने फिर अपनी फर्म शुरू की। वो उसमें मेरे साथ एक आर्किटेक्ट और थे जो मुझसे 1 साल जूनियर थे, और बाद में फिर एक और आर्किटेक्ट जो अभी इस्लामाबाद में है, नईम पाशा, उनके साथ पार्टनरशिप में 20 साल काम किया हम लोगों ने इकट्ठे। शाहिद तो जल्दी छोड़ गया था, लेकिन मैं और पाशा साहब 20 साल तक के काम करते रहे इकट्ठे, अनटिल वी फेल अपार्ट। एंड 2000 से लेकर आज तक के दिन फिर मैंने फिर दोबारा फर्म शुरू की अपनी। फिर मेरे फवाद ग्रेजुएट करके आ गया, वो उसने ज्वाइन कर लिया। सो दैट्स हाउ द थर्ड फेज ऑफ माय प्रोफेशनल लाइफ। पहली नौकरी किस प्राइस पे फिर की आपने? पहली नौकरी जो थी, मैं एक्चुअली घूमता फिरता वो रावलपिंडी सदर एरिया में मैंने एक बोर्ड लगा देखा, अब्बासी एसोसिएट्स। वो अब्बासी एसोसिएट्स, ऑफ कोर्स मेरा नाम भी, मैं भी अब्बासी हूँ, तो मुझे उसने अट्रैक्ट किया। मैं उस ऑफिस में चला गया।
वहाँ गया तो वहाँ एक साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा हाँ 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 मुझे तो बहुत ज़रूरत है, मैं तो देख रहा था आर्किटेक्ट, आ जाएं आप मेरे पास। अच्छा, वो मीगर सा अमाउंट था सैलरी का उस ज़माने में, मैंने फिर भी आई नीडेड द जॉब, मैंने उनसे एक्सेप्ट कर ली। फिर जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट ला के मेरे सामने रख दिया। वो प्रोजेक्ट था, इट वॉज अ कंपटीशन डिज़ाइन। GHQ जिस जगह पर अभी है उसी जगह पर GHQ का पूरी कॉम्प्लेक्स जो था वो रीडिज़ाइन करना था। एंड इट वॉज टू बी डन इन सच अ वे दैट GHQ के फंक्शन भी करता रहे और साथ साथ बिल्डिंगें बनती चली जाएँ। मैंने उसको देखा तो मैंने उससे कहा जी ये तो इट्स टू बिग अ प्रोजेक्ट फॉर मी, मैं तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट अभी नहीं कर सकता, मैं तो अभी कॉलेज से पढ़ के अभी निकला हूँ और वैसे भी एक अकेला आदमी बैठ के इतने बड़े प्रोजेक्ट को इतने दिनों में नहीं कर सकता। तो कहने लगे कि आप अपने साथ अपने किसी दोस्तों को या कुलीग्स को बुला लें। सो मैंने फिर मेरे दोस्त जो लाहौर में थे उनको फ़ोन किया, वो आ गए। तो इस तरह हम 3 लोगों ने वहाँ पर काम शुरू किया उस प्रोजेक्ट के ऊपर। लेकिन वो अभी मेरा फैक्ट ये है कि उस वक़्त तक अभी मैं काम करने के मोड में आया नहीं था। अभी तक कि वो स्टूडेंटशिप का टाइम जो था जिसमें वी यूज्ड टू हैव फन एंड एन्जॉय एंड काम भी थोड़ा बहुत कर लेते थे, तो अभी तक मैं उसी मोड में था। तो ये साहब मुझे ज़बरदस्ती जिनकी फ़र्म थी बशीरुल्लाह अब्बासी उनका शायद पूरा नाम था, he would sort of was not very comfortable with me, I was not comfortable with him। तो एक महीने के बाद मैंने एक माह की तनख्वाह ली, उनको सलाम किया, बाहर निकल आया, मैंने कहा मैं जा रहा हूँ। तो फिर साथ ही एक साहब जो वहाँ पर काम करते थे वो मुझे ले आए इन ज़ेब कमाल खान साहब के पास कि जी ये फॉर्म बनाना करना या ये अपनी एक फॉर्म सेटअप कर रहे हैं तो आप इनके साथ बात कर लें। सो दैट्स हाउ ज़ेब एसोसिएट्स स्टार्टेड। और मैंने उसमें 7 साल तक के काम किया। उस ज़माने में ज़्यादातर काम जो था वो हमने पेशावर में किया। पेशावर यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारी बिल्डिंग्स की डिज़ाइन की, जिसमें ट्राइबल हॉस्टल था, उनका एक काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट था। इंस्टीट्यूट ऑफ फिज़िकल केमिस्ट्री थी, इस्लामिया कॉलेज में फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट था। अनफॉर्चुनेटली ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको मैंने कभी डॉक्यूमेंट नहीं कर सका, और शायद उस ज़माने में डॉक्यूमेंट करना इतना आसान भी नहीं होता था। उस पीरियड के पहले 7 साल के जो काम है मेरा, वो मुझे डॉक्यूमेंट ना कर सका, ना अभी मेरे पास उसका कोई रिकॉर्ड है। और अब वो बिल्डिंग उस हालत में नहीं है, 50 साल गुजर चुके हैं कि अब मैं उनको डॉक्यूमेंट करूं तो वो मेरा जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट था या डिज़ाइन था वो नज़र आ सके। फिर वो कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने फिर ये डिसाइड किया कि मैं अब अपनी फर्म खुद बनाऊं। मैंने आर्किटेक्चर सीखा है, ऑफ कोर्स डिपार्टमेंट से तो मैं बेसिक जो था एक इंट्रोडक्शन ऑफ आर्किटेक्चर तो हो गया था, लेकिन अब मुझे ये पता था कि इससे आगे अब मैं या तो किसी के पास जाके काम करूं और वहाँ पर काम सीखूं, या दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये था। अच्छा, वो उस वक्त यहाँ पर तो ऐसा मुझे कोई फर्म नज़र नहीं आई। नकवी सिद्दीकी की फ़र्म थी, लेकिन उनके साथ मैं इंटर्नशिप कर चुका था और वहाँ पे काम करने का जो तरीक़ाकार था मैं उस तरह से काम मैं नहीं समझता था कि आर्किटेक्ट इस तरह से काम करने चाहिए, तो वहाँ नहीं जाना चाहता था। ताजुद्दीन भामानी के ऑफ़िस में यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे मेरे कुलीग्स और मेरे क्लास फेलोज़ काम कर रहे थे, सो वहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो अब मेरे पास यही एक ऑप्शन रह गई थी कि या तो मैं कराची चला जाऊँ या फिर यहाँ पर ही जैसे तैसे करके काम करूँ। तो मुझे फिर आर्किटेक्चर सीखने का मौका मिला उन ड्राफ्ट्समैनों से जो यहाँ पे टेरी एंड ब्लैक के ऑफिस में काम करते थे या CDA में काम कर रहे थे, वो पार्ट टाइम आते थे। उनसे मुझे डिटेलिंग सीखने का मौका मिला कि एक दरवाज़े का फ्रेम कैसे डिज़ाइन किया जाता है या दरवाज़ा कैसे होता है, ब्रिक वर्क कैसी होती है। फिर जो बाकी था वो मैंने साइट्स के ऊपर जाके देखा और सीखा वहाँ पर, और उन मिस्त्रियों के साथ उनको काम करते देखा। कभी वो थोड़ा बहुत उसमें हाथ भी अपने हाथ से भी काम कर लिया। तो इस तरह से मुझे, क्योंकि अब मुझे ये अंदाज़ा हो गया था उस वक्त तक कि आर्किटेक्चर इज़ नॉट ओनली जस्ट पुटिंग अ फ्यू रूम्स टुगेदर, इट इज़ मच मोर दैन दैट। वो
उसमें आर्किटेक्चर में जब तक कि आप उसको आर्किटेक्चर इज़ ऑल अबाउट डिटेलिंग, और अगर आप डिटेलिंग नहीं कर सकते, अगर आप उसके कॉर्नर्स को डिज़ाइन नहीं कर सकते, अगर आप उसकी इंटीरियर स्पेसेस को डिज़ाइन नहीं कर सकते, तो फिर कमरे जो बना देना या जोड़ देना इज़ नो आर्किटेक्चर। लेकिन लकीली ये जो टेरी एंड ब्लैक के ट्रेंड ड्राफ्ट्समैन थे, उनको बहुत कुछ मेरे ख्याल में टेरी एंड ब्लैक ने सिखाया था। ये अंग्रेज वो थे जो बाद में वापस चले गए यहाँ से, और लेकिन जाते हुए अपने बहुत सारे डिसाइपल छोड़ गए जो मुख्तलिफ ऑफिस में काम करते थे, और ज़्यादातर काम उस ज़माने में वर्किंग ड्राइंग्स का वही लोग संभालते थे। तो वर्किंग ड्राइंग मानी मुझे नहीं आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हमें तो एक प्रोजेक्ट शायद 4th ईयर में था जिसमें वर्किंग ड्राइंग बनाई थी, सही बनाई थी, गलत बनाई थी, लेकिन अब पता चला कि वर्किंग ड्राइंग तो इज़ टोटली अ डिफरेंट थिंग। तो खैर उन लोगों की हेल्प से वर्किंग ड्राइंग्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ, डिटेलिंग के कुछ बहुत सी चीज़ें सीखी, कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आस्ता आस्ता आती गई, टू दी एक्सटेंट कि एक वक्त ऐसा आया कि जब मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि आर्किटेक्चर इज़ नॉट ओनली डिज़ाइनिंग, इट्स मच मोर बियॉन्ड, उससे आगे भी बहुत कुछ है। उससे आगे जब मुझे पहली बारी को बड़ा प्रोजेक्ट का कंपटीशन हमने जीता, तो उन्होंने कहा जी PC1 बनाए इसका। तो अब मेरे लिए लफ्ज़ PC1 कुछ अजीब सा लफ्ज़ था। उनसे पूछा कि क्या है, उनका जी आपको PC1 का नहीं पता, आप आर्किटेक्ट हैं, PC1। खैर आगे पूछा पाछा किसी से, पता चला PC1 ये होता है। अब ढूंढना कोशिश की कि लोग मिल जाएं जो ये PC1 बना दें इस प्रोजेक्ट की। लोग तो मिले, पर उन्होंने पैसे इतने मांगे कि वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। अभी कंपटीशन जीतने के बाद फीस भी कोई नहीं खास मिली थी। तो फिर मैंने कुछ लोगों से डिस्कस करके कुछ स्पेसिमेंट्स हासिल किए PC1 के, फिर PC1 मैंने खुद बना लिया। फिर बिल ऑफ क्वांटिटीज़ भी खुद ही लिखनी शुरू कर दी, फिर स्पेसिफिकेशंस भी करनी, बिकॉज आई रियलाइज एट दैट टाइम कि एटलीस्ट आई मस्ट नो एवरी डिटेल जो भी है, चाहे मैं बाद में करूं या ना करूं। अगर ये और बात है कि फिर सारी उम्र ये काम भी करता रहा, तो लेकिन कम से कम ये तो नहीं होगा कि कोई मुझे गलत चीज़ दे देगा। सो आर्किटेक्चर को मैंने होलिस्टिकली सीखा, और ऐसे लोगों से ही सीखा जो ये काम करते रहे। मेरे हिसाब में मैं उन लोगों का जिन लोगों ने मुझे सिखाया, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ आज भी, कि उनकी वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझे जो आजकल बहुत सारे आर्किटेक्ट्स को भी सब चीज़ें नहीं पता होती। आप किसी से कहेंगे बैठ जाओ और ज़रा ये एक रिपोर्ट लिख दो छोटी सी टेंडर के ऊपर, तो नहीं कर सकते अनलेस किसी को इसमें शौक़ हो। तो ये मेरी कहानी है यहाँ तक के पहुँचने की। इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। तकरीबन 53 साल का सफ़र है ये। 53 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत सी गलतियाँ की, बहुत सी चीज़ें ठीक भी की, कुछ अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स करने का मौका भी मिला, जिसमें PF एकेडमी रसालपुर डिज़ाइन की। उसके बाद फिर हम कुछ नेवी का एक प्रोजेक्ट कराची में किया, वो बड़ा प्रोजेक्ट था, वो भी काफ़ी। नेवल इंजीनियरिंग कॉलेज में वो अपना जिसको वो मेस कहते हैं, वो मेस था उनका, और उसके साथ 800 कमरों के हॉस्टल्स डिज़ाइन करने थे, वो किए। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करते रहे। एक प्रोजेक्ट जो मेरे लिए बहुत हुआ ऐसा कि वो ये जो साहब मेरे साथ शुरू में जिन्होंने मैंने उनके साथ ज्वाइन किया था, ज़ेब नवाल ख़ान, उनके एक कज़न थे जो आर्मी में थे, और ही वॉज अ मेजर। 1971-72 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, तो हयात खान शेरपा एक पीपल्स पार्टी के बड़े सीनियर मेंबर थे, वो गवर्नर बने। और
ये साहब जिनका मैं मेजर साहब जिनका जिक्र कर रहा था, जावेद खानज़ादा, वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे। तो जब उस वक्त तक के पाकिस्तान वन यूनिट हुआ करता था, भुट्टो साहब की हुकूमत आई तो उन्होंने इसके प्रोविंसेस को रेस्टोर किया, वापस वन यूनिट ख़त्म कर दिया गया और चारों प्रोविंसेस सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और फ्रंटियर चारों दोबारा से वजूद में आ गए। गवर्नर हाउस को खोला गया, हयात खान शेरपा गवर्नर बन गए। उनको जावेद खानज़ादा बिकेम हिज ADC। तो उन्होंने देखा गवर्नर हाउस को, कहा भाई किसी को बुलाओ, इसको आके इसकी इंटीरियर कर दे। तो मैं और मेरा एक्स पार्टनर पाशा साहब हम चले गए। वहाँ जाके फिर वो आहिस्ता आहिस्ता हयात खान शेरपा, देन वी रियलाइज कि वहाँ पर ऑलरेडी इतना कुछ है कि उसके अंदर कुछ ऐड करने की ख़ास ज़रूरत नहीं है। वी सॉ सम beautiful carpets and rugs and crockery and cutlery and some fine wall hangings and all those things. तो हमने उनसे कहा कि जी इसमें कोई ऐसी मेजर काम करने की ज़रूरत नहीं है, वी डोंट वांट टू डू एनी मेजर इंटरवेंशन। इसको सिर्फ जो चीज़ें पुरानी हैं उनको हम सेट करवा देते हैं, बता देते हैं कि कैसे इसको करो। उसमें हयात खान से बहुत दोस्ती हो गई, ऐसी दोस्ती के वो पेशावर में बाद में जब वो सीनियर मिनिस्टर लग गए, सीनियर चीफ मिनिस्टर, वॉज वर्चुअली चीफ मिनिस्टर, तो मालाकंड को डिवीजन बना दिया गया। मालाकंड उस तक के सवात और दीर ये इलाका था, मालाकंड बिकेम अ डिवीजन। तो हयात खान शेरपा ने मुझसे कहा कि तुम ये एक प्रोजेक्ट है पूरे मालाकंड की डेवलपमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम स्कूल्स, पुलिस स्टेशंस, पुलिस हेडक्वार्टर्स, नेम एनीथिंग, द होल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डिज़ाइन करना है दीर में भी। और मुझे एक पुलिस की है और तुमने करना है। मैंने उनसे कहा यार बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, मेरे बस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट करना नहीं है। नहीं हो जाएगा, तो करो तो सही ना। खैर मुझे एक बता दिया गया, शायद एक लेटर भी कोई मिल गया मुझे कि मैं जाके मालाकंड का पूरे मालाकंड डिवीजन को जाके वो करूं, विजिट करूं। मेरी उम्र मुश्किल से कोई 24-25 साल, 26 साल मेरी उम्र होगी। 2-3 साल हुए तो मुझे, 4 साल आर्किटेक्चर में आए हुए। तो हम पुलिस एस्कॉर्ट में मैंने आई सॉ एंटायर सवात, एक जगह उसकी देखी, दीर का एक कोना देखा, तमाम पुलिस स्टेशन में गया, कमिश्नर्स के साथ मीटिंग की, डिप्टी कमिश्नर्स के साथ मीटिंग्स की मैंने। जब मैं अच्छा, अब उसमें ऐसा था कि जो वहाँ की उस ज़माने की ब्यूरोक्रेसी थी और वहाँ के उस ज़माने में डेवलपमेंट कमिश्नर थे, वो ही वॉज नॉट वेरी, मुझे वो ये काम नहीं देना चाहते थे उस समय। आई थिंक he was right in his thinking कि ये इतना यंग सा लड़का इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट कैसे करेगा। और तो जब मैं वापस आया तो वो फाइल गायब थी। मैंने उन्हें बता दिया कि जी मैं देखा है एक जगह, और तो अब आप वो कह रहे हैं कि अब सीनियर मिनिस्टर साहब जो हैं वो उसको अपने काम लिखते हैं फाइल के ऊपर, तो हम आपको लेटर ऑफ एग्रीमेंट कर लेते हैं आपके साथ। फाइल कहाँ है? नहीं, अब वो फाइल गायब कर दी गई। और फाइल भी ऐसे आदमी के पास थी जो समहाउ द अदर सॉर्ट ऑफ इस पूरे अरसे में मेरा अच्छा खासा दोस्त बन गया था। आई कुड नेवर इमेजिन कि वो फाइल लेके बैठा हो। खैर काफ़ी दिन गुजर गए, वो भी बार बार पूछ रहे हैं, हयात खान शेरपा भी। उसका एंड ये हुआ कि फिर वो अल्टीमेटली वो फाइल जो गायब थी वो एक दिन मुझे मिल गई, और वो लेके मैं चला गया उनके ऑफिस में, हयात शेरपा के ऑफिस में। मेरा वहाँ पे आना जाना बहुत फ्रीक्वेंट हुआ करता था, मुझे किसी से कुछ टाइम लेने की ज़रूरत नहीं होती थी। तो मैं जस्ट वॉकड इनटू हिज ऑफिस। मैंने उनसे कहा यार ये फ़ाइल है, तो वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर आप नोटिंग दे दें अपनी, टू अपॉइंट मी एज द आर्किटेक्ट। और वो यार लाओ ये ऐसा करो, ये फ़ाइल
उनका पीएस हुआ करता था जमील को दे दो तो शाम को इस्लामाबाद में मिलेंगे, तो वहाँ फिर मैं कर दूंगा, तो जमील फिर इसको बाकी प्रोसेसिंग कर लेगा। तो हमने कहा अच्छा ठीक है। फाइल मैंने जो जमील के हवाले की, मैंने उससे कहा कि मैं जा रहा हूँ वापस। अच्छा, नॉर्मली मैं उसी के घर में रहा करता था, पीपल्स हाउस में। तो मैंने कहा मैं जा रहा हूँ वापस इस्लामाबाद। और उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो? मैं भी शाम को, मुझे भी जाना है शाम को, तो शाम को चलेंगे, वील गो बाय दिस सेस्ना जहाज़ था उनका कोई, उसमें चलेंगे। मैंने कहा अभी 12 बजे हैं और तुमने शाम को आना है। नाउ यू टेलिंग मी कि मुझे 4 बजे हिस्ट्री डिपार्टमेंट में कोई तुम फंक्शन प्रिजाइड करना है आपने, वहाँ 6 बज जाएंगे, तो मुझे ले जा रहा मैं 12 बजे अभी निकलूँगा यहाँ से, तो मैं 2 बजे 2:30 बजे पहुँच जाऊँगा। एंड खैर जब मैंने इंसिस्ट किया कि मैं जाना चाहता हूँ, तो इसे अच्छा ठीक है जाओ, शाम को 8 बजे विल मीट एट, यहाँ पे उन्होंने एक घर लिया हुआ था यहाँ पर पार्क रोड पर। मैं ठीक है मिलेंगे। फिर वो दोबारा कभी नहीं मिले, बिकॉज उस हिस्ट्री डिपार्टमेंट में अगर उस वक्त मैं उसके साथ चला जाता, पता नहीं मैं भी होता कि ना होता। वहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ एंड हयात शेरपाव डाइड देयर, एंड दैट्स हाउ मालाकन डिवीजन का प्रोजेक्ट भी गया। हाँ, हुआ ये कि फिर बाद में उसका जो मज़ार था और वहाँ एक मस्जिद उसके गांव में हयात शेरपाव के लिए बनाई गई, वो भी उन साहब ने जो somehow he didn't like my face, तो उनको पीपैक एक फर्म हुआ करती थी एक ज़माने में, सरकारी सी फर्म थी, नीम सरकारी फर्म थी। तो जैसे नेस्ट पार्क है वैसे आर्किटेक्चर के लिए पीपैक के नाम से पाकिस्तान एनवायरमेंटल प्लानिंग एंड आर्किटेक्चरल वो थी कंपनी, और नेशनल कंस्ट्रक्शन हुआ करती थी। उनको दे दिया, लेकिन देन द फैमिली पुट डाउन देयर फीट एंड दे सेड नहीं, ये प्रोजेक्ट जो उसका मज़ार है अच्छे पाव का, और ये जो उसकी मस्जिद साथ बननी है, ये उन्होंने इंसिस्ट किया कि सोहेल साहब को दी जाए। सो द प्रोजेक्ट केम टू मी, आई डिज़ाइंड इट, बन गया। फिर एक्सप्लोजन हुआ उसी जगह पर, और इस बारी आफ्ताब शेरपाव जो उनका छोटा भाई जो बाद में हो गया था, लकीली ही वाज सेव्ड। ईद की नमाज शायद ये लोग पढ़ रहे थे वहाँ पर, और वहाँ पर एक्सप्लोजन हुआ। मुझे किसी ने खैर वो पता चला कि वो मस्जिद को काफ़ी नुकसान पहुँचा था, बट दैट्स हाउ दैट मालाकन वाला प्रोजेक्ट। तो खैर उसके बाद नाउ आई थिंक कि हाइंडसाइट वो बंदा सही सोच रहा था, वो प्रोजेक्ट मुझसे हैंडल नहीं होना था। इट वाज टू ह्यूज अ प्रोजेक्ट फॉर समबडी हु हैज़ only 3 years of experience and has a small little setup, not a very big setup also. तो वो आई थिंक इस तरह के वाक़यात ज़िंदगी में बहुत सारे होते रहे। पहली नौकरी जो की आपने वो किस प्राइस पे की आपने? भाई पहली नौकरी मैंने जो की वो तो सिर्फ 1 माह के लिए की थी। 1 माह के बाद ना मेरे एम्प्लॉयर खुश थे ना मैं खुश था, तो चला गया। लेकिन उस 1 महीने में मैंने वहाँ पर एक घर डिज़ाइन किया। वो घर खाकान अब्बासी साहब का था, एयर कमोडोर खाकान अब्बासी का घर था, समवेयर इन ऑन पेशावर रोड वेस्टरिज में किसी जगह पर मुझे एग्जैक्ट लोकेशन याद नहीं है। बन गया था बाद में वो घर उसी तरह से। वो तो जब मैंने वो 1 महीने के बाद वो जॉब छोड़ी, तो जो चंद तनख्वाह मुझे मिली थी 1 महीने की, वो 400 रुपये थी। तो दैट मीन्स कि मुझे उस घर को डिज़ाइन करने के सिर्फ 400 रुपये मिले। 400 रुपये मिले थे। बट दैट वाज लॉट ऑफ मनी। When you opened up your own firm, your own consultancy, और जब पहला प्रोजेक्ट आया, how was the feeling and how much money you earned out? असल में पहला प्रोजेक्ट जब आया तो वो भी 1-2 घर थे, लेकिन उस वक्त तक के चूँकि जो लोग मेरे पास आए, जिन लोगों ने मुझे अपने घर डिज़ाइन करने के लिए दिए, एक तो घर था जो बाद में जिसमें अब आबदा हुसैन रहती हैं, आबदा हुसैन ने ख़रीद लिया था। तो एक साहब थे, बाबा शल के एम्प्लॉय थे सीनियर, उनका घर था, और एक घर और था F7 में। इन दोनों ने मुझे रीज़नेबली अच्छी फ़ीस दी, लेकिन उस ज़माने के हिसाब से भी मैं अगर बताऊं आपको, तो वो घर जो थे वो
25 रुपये स्क्वायर फुट, और जो एक दोनों में से एक थोड़ा महंगा बना था ज़रा, उसमें कुछ कैंटिलीवर्स वगैरह ज़्यादा बना दिए थे मैंने। सामने नैयर दाता का डिज़ाइन किया हुआ घर था, तो उससे बड़ी इंस्पिरेशन होती थी कि अगर नैयर इतना ऐसा काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो खैर वो उसमें वो किया, तो वो 32 रुपये स्क्वायर फुट में बना, और जो दूसरा घर था वो 25 रुपये स्क्वायर फुट में बना। दैट मीन्स जो 32 रुपये में बना उसके बारे में ये था कि जी बहुत महंगा घर बनाया है। जो 20-25 रुपये में बना था वो तो खैर ठीक ठाक कम प्राइस थी। वो उसमें मुझे दोनों घरों से मुझे 4-5 हज़ार रुपये फ़ीस मिली होगी। 4% भी अगर आप लगा लें या 3% लगा लें, क्योंकि अब उस ज़माने में बेगर्स कांट बी चूज़र्स, आपको तो काम चाहिए था करने के लिए। और तो वो, लेकिन दीज वर डिसेंट पीपल, इन्होंने प्रॉपर फीस दी आई थिंक। जबकि उस ज़माने में मेरे ख्याल में पिंडी इस्लामाबाद में 500 रुपये से लेकर 2000 रुपये तक के लोग घरों के डिज़ाइन करने के ले लेते थे। तो मुझे बल्कि मेरा एक कुलीग था, अल्लाह उसकी मग़फ़रत करे, मेरे साथ का ही बड़ा मेरा क्लास फेलो, उससे मैंने बल्कि एक दिन कहा कि मैंने कहा यार तुम आज जो फ़ीस ले रहे हो यही तुम्हारा यार वो बन जाएगा, स्टैंडर्ड बन जाएगा, तुम उससे कभी निकल नहीं पाओगे। हो ज़्यादा ये होगा कि जो करेंसी वैल्यू कम होगी, थोड़ा सा ज़्यादा होता चला जाएगा, अमाउंट में ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अगर उस वैसे देखोगे तो नहीं होगा। तो उस ज़माने में इवन आर्किटेक्ट्स, क्वालिफाइड आर्किटेक्ट्स, इन ऑर्डर टू सर्वाइव, बिल्कुल नया प्रोफेशन था, बिल्कुल इंजीनियर्स के हाथ में सारा कुछ था, सिविल इंजीनियर्स, ज़्यादातर फर्में सिविल इंजीनियर्स की थी। हम आर्किटेक्ट्स ने 2-4 आर्किटेक्ट्स ने किसी तरह से हिम्मत करके अगर अपना ऑफिस खोल भी लिया था, और एक कमरे से शुरू किया था। एक कमरे में कोई डाइनिंग टेबल टूटी हुई उठा के ला के वहाँ रख दी, और उसमें उसके ऊपर बैठ के हमने अपना काम शुरू कर दिया। और ये वो ज़माना था जब मैनुअली काम होता था, तो आपको कम से कम इतनी जगह तो ज़रूर चाहिए होती थी कि जहाँ पर 2-3 बोर्ड्स लग सकें और एक टेबल रखी जा सके जहाँ बैठ जाए। आपकी मैं बात करता हूँ, मुझे एक खबर ये भी आपके बारे में मालूम है कि आप आज भी मैनुअल ड्राफ्टिंग पे काम करते हैं। मैं बिल्कुल अभी तक के मैनुअल ही काम करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मैंने खैर कंप्यूटर के साथ ज़्यादा कुछ काम करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन अब भी जब भी मैं कंप्यूटर के ऊपर बनती हुई ड्राइंग देखता हूँ तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कमरे इतने छोटे क्यों हैं। मैं तो 1/8 स्केल के ऊपर और 1/4 स्केल के ऊपर काम करने का आदत था। 30 इंच बाई 40 इंच की शीट होती थी, और उसके ऊपर आपको पूरा प्लान 1/8 स्केल में या 1/4 स्केल में आपको नज़र आ जाता था। तो देन मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पाता कंप्यूटर की ड्राइंग को या कंप्यूटर की इमेज को कि ये कमरे इतने छोटे या इतना क्यों है। अब खैर ये करता हूँ कि मैं प्रिंट मंगा लेता हूँ अपना किसी स्केल के ऊपर। एक और मैंने यहाँ अब ट्रेंड देखा है कि NTS लिख देते हैं। भाई ये NTS क्या है? वो नॉट टू स्केल। वो भाई अगर मैं इसमें कुछ चीज़ ऐड करना चाहूँगा तो मैं किस स्केल पे ऐड करूँगा, मुझे कुछ तो बताओ। जहाँ तक मुझे याद है, हम भी जब पढ़ते थे तो 1/4 और 1/8 की स्केल हमें रटी हुई थी, और हम अगर 1/4 की स्केल के ऊपर कोई नक्शा आता था तो जो उस पर ड्राफ्ट करते थे तो वो स्केल आउट ही होता था वो सारा। तो ये भी एक बड़ा चीज़ थी इसमें। मैं बताऊँ एक्चुअली मैं अभी भी ये समझता हूँ, हो सकता है कि कंप्यूटर जो है ठीक है, अब यू हैव नो, आपके पास इसके अलावा ऑप्शन भी कोई नहीं है। मैनुअली आप काम कर भी नहीं सकते, ड्राइंगें बना भी नहीं सकते, उसकी कोई अभी अच्छा मेरे एक दोस्त ने, मेरे क्लास वालों ने मुझे फ़ोन किया कि यार मैंने तंग आके अपना बोर्ड जो मैंने कहीं फेंक दिया तो उठा के ला के अपने कमरे में रख लिया, ना आपको टू सिट एंड वर्क ऑन दैट, कि मुझसे कंप्यूटर पे ना मैंने मुझे आता है ना मैं करना चाहता हूँ। खैर मेरे पास तो इतनी जगह भी नहीं कि मैं यही काम कर सकूँ, लेकिन मैं फ्री हैंड ड्राइंग जब बनाता हूँ तो वो उसी तरीके से बनाता हूँ जिस तरीके से पहले काम करता हूँ। और आज भी आप फ्री हैंड ड्राइंग पे? आज भी फ्री हैंड ड्राइंग के ऊपर या फ्री डूडलिंग के ऊपर ही काम करता हूँ। मुझे ये याद है कि हमारे ऑफिसेज ज़रा जगह बड़ी चाहिए होती थी हमें, और उसमें ड्राइंग बोर्ड्स लगे होते थे, और आप सुबह जाते थे, पहला राउंड आप ड्राइंग सेक्शन का लेते थे, उसमें जिन ड्राइंगों पे काम हो रहा होता तो वहाँ देखते थे, उसमें चेंजेस करते थे, वहाँ उसको बताते थे कि ये ऐसे कर लो, और फिर शाम में चेक करते थे तो आपको काम की प्रोग्रेस भी नज़र आ रही होती थी, और आप साथ साथ काम को में जो
शॉर्ट कमिंग्स होती थी वो डिज़ाइन को अपने इम्प्रूव करते जाते थे। अब कंप्यूटर पे ये फैसिलिटी नहीं मिलती। हो सकता है मैं खुद कंप्यूटर रख के बैठ जाऊं तो अलग बात है, लेकिन जो बाकी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी ड्राइंग्स मुझे समझ नहीं आ रही होती अनलेस कोई प्रिंट मेरे सामने आ जाए। शादी कब हुई इस सारे दौर के अंदर? शादी 1974 में हुई, और शादी बस ऐसे हुई कि पैसे वैसे कोई नहीं थे पास मेरे तो बट एनीवे माय पेरेंट्स, मेरे छोटे भाई बहन सब, हम इट वाज अ जॉइंट फैमिली एट दैट टाइम। मरी रोड पे हम लोग रहा करते थे। मरी रोड पे एक मेरे फादर आफ्टर रिटायरमेंट एक एंग्लो अरेबिक स्कूल था विच वाज एंग्लो अरेबिक कॉलेज दिल्ली में, जहाँ वो जॉब पहले पढ़ाते थे दिल्ली में। उनके एक्स स्टूडेंट्स ने और वहाँ के स्टूडेंट्स ने ये यहाँ पे एक स्कूल कायम किया था। तो काफ़ी बड़ा घर था वो, जिसमें एक पार्ट में हम रहा करते थे और बाकी पार्ट जो था वो स्कूल का था। तो 1974 में शादी हुई, उसी घर से हुई, और 1974 से लेकर अब तक के 46 साल हो गए हैं। सो और ये मुझे याद है कि मैं अगर मेरी बेगम ने ये देख लिया तो कि मैं 2 दिन तो ये गाता रहा कि सोचता हूँ ये क्या किया मैंने शादी। बट एनीवे शादी तो खैर होनी थी। एंड नो, माय वाइफ हैड बीन अ लॉट ऑफ हेल्प। कितनी सपोर्ट दी भाभी? बहुत सपोर्ट थी। इस हद तक की सपोर्ट थी दैट शी नेवर कंप्लेन्ड कि तुम सारा दिन ऑफिस में बैठे रहते हो। इनफैक्ट हम उस ज़माने में जब काम कर रहे थे तो कई रातें ऑफिस में ही सो जाया करते थे। अगर कोई प्रोजेक्ट हमें, ख़ास तौर पे ये हमारे जो प्रोजेक्ट थे PF एकेडमी वाले, उसकी प्रेजेंटेशंस या उसकी मीटिंग्स के लिए जो तैयारी हम कर रहे होते थे, तो या किसी डिज़ाइन कंपटीशन में हिस्सा ले रहे होते थे, या कोई प्रोजेक्ट का कंसेप्चुअल डेवलप कर रहे होते थे और प्रेजेंटेशन देनी होती थी, तो हम ना सिर्फ हम खुद बल्कि हमारा स्टाफ भी रात 2 रातें 3 रातें जाग के काम करता था। शी हैड बिन लॉट ऑफ सपोर्ट टू मी। मेरे बच्चों को स्कूल लाना ले जाना, ये सारी चीज़ें, मैं अगर मुझे नहीं याद कि उस ज़माने में मैं कभी 10 बजे से पहले घर में दाखिल हुआ हूँ। बच्चे सो चुके होते थे और सुबह मैं सो रहा होता था, वो बच्चे स्कूल जा चुके होते थे। तो सैटरडे संडे एक ही छुट्टी हुआ करती थी संडे की, वो भी कभी ऑफिस में गुजरती थी और कभी घर में काम करते हुए गुजरती थी। सो बच्चों के साथ हुआ कभी कि मेरा जब बच्चे होंगे तो वो भी, मैं उनको आर्किटेक्ट बनाऊंगा? नहीं, मैंने कभी सोचा तो नहीं, लेकिन जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं ये सोचता था कि, बल्कि मैं अपने टीचर्स को देख के सोचता था कि ये लाइक ऑल अदर आर्किटेक्ट्स, उस ज़माने उस वक्त तक कि मुझे काफ़ी अवेयरनेस आ गई थी आर्किटेक्चर के बारे में और बाकी दुनिया में आर्किटेक्चर जिस तरह से हो रहा था, तो मैं सोचता था कि ये पढ़ाते क्यों हैं, इनको तो क्या सैलरी मिलती होगी, वेयर एज दे कैन गो एंड सेट अप अ फर्म एंड काम करें बहुत सारा। तो अपने बारे में मेरा ख्याल ये था, और हमारे क्लास में गपशप होती थी कि यार हम लोग विल डाई ऑन द ड्राइंग बोर्ड। हमारा कम से कम ये तो प्रोफेशन का फ़ायदा है कि आप आखिरी दिन तक के यू कैन सिट एंड इसी में रह सकते हो। बट आई डोंट थिंक दैट्स रियली समथिंग जो हो सकता है। बच्चों को मैंने खुद नहीं सोचा कभी। फवाद ने जब FSC कर लिया तो फिर ये NCA में फिर इसने कहा मैं आर्किटेक्चर पढ़ना चाहता हूँ, तो NCA में चला गया। और लेकिन somehow ही जस्ट कुंट, सलीमा हाशमी उस ज़माने में वो थी, प्रिंसिपल थी, तो सलीमा से दोस्ती भी थी। सलीमा हमारे साथ हमारी जो इंटीरियर की डिज़ाइन की फर्म थी उसमें शामिल भी थी। हमें जो पहला काम बड़ा मिला था इंटीरियर का, वो आर्किटेक्चर के अलावा बाद में हमें उन्होंने इंटीरियर अलग से दिया था, तो वो उसमें सलीमा भी थी। आर्ट गैलरी भी बना ली थी रोहतास गैलरी के नाम से। तो फवाद को ने कहा कि वो आर्किटेक्चर पढ़ना चाहता है। उस ज़माने में NCA में एडमिशन हो रहे थे, एडमिशन भी हो गया, लेकिन somehow he just couldn't find a groove for himself in that place। तो 1 साल के बाद ये
बल्कि साल भी ख़त्म नहीं हुआ था अभी ये वहाँ से आ गया छोड़ के। एंड लुक लाइक कि अब आर्किटेक्चर नहीं पढ़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है, अब तुम जो और पढ़ना चाहते हो वो पढ़ लो। फिर इसने इंडस वैली में एडमिशन हो रहा था, वो कराची। और उस वक्त तक के मेरी बेटी जो है फवाद से छोटी थी, शी हैड ऑल्सो डन हर ए लेवल, ओ लेवल या इंटरमीडिएट जो भी है। तो शी वांटेड टू स्टडी आर्किटेक्चर। मैं आई वाज नॉट वेरी, आई वांटेड हर टू सॉर्ट ऑफ स्टडी फाइन आर्ट्स। तो ये दोनों फिर वहाँ पर इंडस वैली में चले गए। बेटी मेरी मरियम उसका नाम है, शी डिड हर ग्रेजुएशन इन फाइन आर्ट्स and with a major in sculpture. And Fawad, somehow the other Fawad को वहाँ पर अपनी लिए एक मिल गया काम करने का। I think because of somehow the other he just never complained कि I'm not comfortable here. He was whatever. And but now he's mashallah doing pretty good in. अच्छा, मेरा ख्याल ये था कि यार वो वहीं कराची में रहे, 3-4 साल कराची में रहे। मैंने शायद से अरशद से बात भी की थी या हबीब फिदाली से भी की थी कि यार मेरे बेटे को 2-3 साल की वो दे दो जॉब, तुम्हारे ऑफिस में जॉब कर ले अगर वो। ये यहाँ आ गया। एंड बाय दैट टाइम आई हैड स्टार्टेड दिस फर्म, ऑलरेडी स्टार्टेड दिस फर्म। I didn't started with the idea कि यहाँ पर इस घर में ही ऑफिस होगा। मेरा ख्याल था कि let's start from here and then ultimately कहीं शिफ्ट करेंगे। तो ये फिर आ गया एंड ये said नहीं, मैं तो I want to work with you. I want to learn whatever I have to learn now from you rather than I go somewhere else and learn from somebody else. So that's how फिर वो फवाद, सोहेल एंड फवाद फर्म भी हो गई। And he started working with me and mashallah he's doing well. कैसे आप, क्या पसंद था आपको आर्किटेक्चर में? घर डिज़ाइन करना, मेगा प्रोजेक्ट्स करना, कमर्शियल बिल्डिंग्स करना? देखो, जो शुरू के 20-25 साल हैं ना, उसमें तो इस्लामाबाद में there was no private sector. It was only public sector. Public sector मतलब ये है कि हम या तो काम करें गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर, या गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके कोई प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के लिए। सो एक तो हमने उस ज़माने में वो गुलशन रहमान के नाम, बाद में उसका नाम गुलशन रहमान रखा गया, एक हाउसिंग स्कीम थी ऑन कोहाट रोड पेशावर। वो कंपटीशन जीता। इट वाज अ क्लोज कंपटीशन, वो हमने जीता। और उसमें हाउसिंग भी थी 3-4 कैटेगरी की, और वो थी। फिर उसके बाद पीएफ एकेडमी मिल गई करने के लिए, फिर और प्रोजेक्ट्स। तो समहाउ देयर हम लोगों ने घर थोड़े किए, बड़े प्रोजेक्ट्स ज़्यादा किए। नेशनल आर्ट गैलरी के कंपटीशन में हिस्सा लिया, वन दैट कंपटीशन, वो बन गया। फिर एक प्रोजेक्ट इसका मिल गया। तो अभी भी क्योंकि घर जो हैं वो घर के साथ आप it's quite interesting to sort of design a house. In fact, I enjoy doing that because आप उसमें एक फैमिली की ज़रूरतें डिज़ाइन कर रहे होते हैं। पब्लिक बिल्डिंग्स में कोई ऐसा ओनरशिप का वो किस्सा नहीं होता। whatever you want to design and whatever एक खूबसूरत सा 3D बना के, या उस ज़माने में पर्सपेक्टिव होता था, बना के आपने 1-2 पर्सपेक्टिव दिखा दिया या मॉडल सामने रख दिया, और तो वो एक सेंस ऑफ ओनरशिप उस बिल्डिंग में किसी की नहीं होती थी। एज अ रिज़ल्ट आपका उनके साथ इंटरेक्शन उस तरह से नहीं होता था जो एक फैमिली के साथ होता है। तो घर डिज़ाइन करना, अब तो खैर काफ़ी घर डिज़ाइन किए हैं, बट घर डिज़ाइन करना इज़ समथिंग दैट आई थिंक इज़ very enjoyable. आपने अपना ड्रीम प्रोजेक्ट कर लिया हुआ है कि यू आर स्टिल लुकिंग फॉर इट? ड्रीम प्रोजेक्ट तो नहीं, मेरे ख्याल में हर काम करने के बाद तो जब शुरू करते थे तो यही होता था कि यार दिस प्रोजेक्ट जो हम दिस वुड बी माई स्वान सॉन्ग, ड्रीम प्रोजेक्ट होगा। लेकिन वंस यू हैव डन दैट, उसके बाद देन यू स्टार्ट लुकिंग फॉर समथिंग मोर देन दैट।
तो वो ड्रीम प्रोजेक्ट करने का, लेकिन एक प्रोजेक्ट ऐसा है जो मैं समझता हूँ कि मे नॉट बी माई ड्रीम प्रोजेक्ट बट दैट्स अ प्रोजेक्ट दैट आई रियली एन्जॉयड डूइंग, एंड दैट इज़ द पोलो कॉम्प्लेक्स जो इस्लामाबाद क्लब के लिए हमने डिज़ाइन किया. इट that project was not meant for human beings, it was meant for horses. और उसमें लैंडस्केप बहुत सारा था. उसमें स्टेबल्स भी बनाने थे, कोई जो उनके ग्रूमर्स होते हैं घोड़ों के, जो घोड़ों का ख्याल रखते हैं, उनके लिए कमरे बनाने थे. बट इट वाज प्रीडोमिनेंटली अ प्लेस फॉर हॉर्सेस. एंड इससे पहले अब तक के कोई पोलो ग्राउंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का नहीं बना. वो उसमें अर्जेंटीनियन एक आर्किटेक्ट तो नहीं है वो, ही वाज प्रोबब्ली एट वन टाइम अ प्लेयर, पोलो का बहुत बड़ा प्लेयर थे. उन्होंने अपना एक फॉर्म बनाई हुई थी जिसमें वो दुनिया भर में और जाके लोगों को एडवाइस करते थे. सो ही वाज बेसिकली ही केम एंड सॉ आवर लेआउट्स एंड सेड कि ये ठीक है, gave us a few points ये चीज़ें जो है इनका ख्याल रखना है. तो उस प्रोजेक्ट को करने में आई थिंक आई एन्जॉयड अ लॉट डूइंग दैट प्रोजेक्ट. इसलिए कि एक तो मुझे फ्री हैंड था, बहुत फ्री हैंड था, बिकॉज क्लाइंट्स मेरे जो थे उस ज़माने में इस्लामाबाद क्लब वहाँ दे समहाउ द अदर हैव, अभी भी यही है. I'm still working for them. I'm the standing consultants with them for almost 12-13 years now. अभी लेकिन that was one project that I think is one of the projects that I can say कि यार that gave me some level of satisfaction doing that. As far as I've seen your projects, Gutka is a very common thing which is used in a project. And why is that? Is that your insignia or what? नहीं, इट्स नॉट इंसिग्निया और सिग्नेचर आर्किटेक्चर. वो एक्चुअली मैं दो लोगों को बहुत क्रेडिट देता हूँ ब्रिक बिल्डिंग्स के ऊपर. एक नैयर को और एक हमारा दोस्त हुआ करता था विलायत अली खान. ये भी उसका नैयर का क्लास फेलो था, पेशावर में प्रैक्टिस करता था. एंड ही ऑल्सो, अच्छा उस ज़माने में ज़्यादातर बिल्डिंगें जो थी वो प्लास्टर या स्टको कर दिया जाता था, फिर उन पर पेंट कर दिया जाता था, ख़त्म हो गया था. ये ब्रिक वर्क बाद में थोड़ा सा एक दो पैनल्स ब्रिक वर्क के लगा दिए. हम लोग जब PF एकेडमी रसालपुर कर रहे थे तो पहली बिल्डिंग हमने जब उसमें की तो वो बिल्डिंग थी उनके कैडेट्स मेस, और वो हमने फेयर फेस कंक्रीट में, बुश हैमर्ड कंक्रीट में डिज़ाइन की. और उसके बाद हम एक दो बिल्डिंगें और की हैं. उसके बाद हमें ख्याल आया कि ये हम यहाँ जब हमें एक फैसिलिटी मौजूद है तो हम क्यों नहीं ब्रिक बिल्डिंग्स में क्यों नहीं आ रहे. अच्छा उस वक्त तक कि नैयर अलमरा बना चुका था, विलायत खान भी कुछ बिल्डिंग्स कर चुका था, और हम भी वी वर लुकिंग आउट के वी शुड बी डूइंग समथिंग विच बिलोंग्स टू दिस प्लेस. एक अवेयरनेस सी आई थी हमें. लेकिन एक एक्सपेरिमेंट हमने वो कंक्रीट बिल्डिंग का करने के बाद भी डिसाइडेड कि दिस डजंट बिलोंग है ये. तो फिर उससे हमने ब्रिक में की तरफ आए. और PF एकेडमी रसालपुर में भी हमने बहुत सारी बिल्डिंग्स होती हैं, बल्कि उसके बाद जितनी डिज़ाइन हमारे बाकी थे, उसकी लाइब्रेरी, उसकी हॉबीज़ क्लब, उनका फ्लाइंग विंग बिल्डिंग, उनकी मेन एकेडमिक बिल्डिंग, इन सारों में फिर हमने सॉर्ट ऑफ वेंट इनटू ब्रिक. सुहेल सर, ये बताएं कि ज़िंदगी में ऐसा कोई वाक़या, कोई इंसिडेंट जिसने को बदल के रख दिया हो आपको? ऐसा है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो बहुत आया. प्रोफेशनल हमारी जो मेरी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है उसमें मैं समझता हूँ कि पहले 25 साल तो कांस्टेंट स्ट्रगल थी. एंड जैसे मैंने बताया कि उस ज़माने में यहाँ पर कोई प्राइवेट सेक्टर तो बहुत कम था, पब्लिक सेक्टर में ज़्यादातर काम करते थे. और पब्लिक सेक्टर में एक बात तो यकीनी है कि वो पैसे मिलते हैं, लेकिन बड़ा रुला के तो आपको मिलते हैं. तो आज भी रुला के मिलते हैं. नहीं, अब तो खैर थोड़ा सा बेहतर है, प्राइवेट सेक्टर में कंपैरेटिवली बेहतर है. पब्लिक सेक्टर में सिर्फ ये होता है कि आपको खासी भाग दौड़ करनी पड़ती है. और
तो ये अप्स एंड डाउन ज़िंदगी के तो आते रहते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग कि आर्किटेक्ट की ज़िंदगी जो है, मैं अब इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि आर्किटेक्चर इज़ प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट और इनफैक्ट द मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। आर्किटेक्ट एक वक्त में 10 काम कर रहा होता है। एक तरफ से वो बैठा हुआ सोच रहा है कि मैं ये बिल्डिंग कैसे डिज़ाइन करूँ, साथ ये भी सोच रहा है कि अगले कुछ प्रोजेक्ट्स आने चाहिए दफ्तर में ताकि ऑफिस चलता रहे। ये भी सोच रहा है कि मैं पैसे कहाँ से पैसे लेने हैं और वो उसके लिए भी करना है। फिर एक कॉन्ट्रैक्टर आ गया, उसने आके कहा कि जी वो मुझे बताएं कि ये चीज़ कैसे होगी। फिर एक आ जाएगा। तो एट वन टाइम यू आर डूइंग 8 to 10 different things simultaneously, and they are keep on and it is how in fact मेरे तो सारे 53 साल इसी तरह गुजरे हैं। एक वक्त में ये कभी नहीं हुआ कि आई एम ओनली कंसंट्रेटिंग, मैंने कमरा बंद कर लिया है और बिल्कुल अपने दिमाग को भी मैंने बंद कर दिया सिवाय उस काम के लिए। नहीं, वो नहीं होता। वो सारे काम आपको साथ साथ करने पड़ते हैं। थोड़ा सा आपने डिज़ाइन का काम कर लिया, थोड़ा सा आपने जाके ड्राइंग चेक कर ली, थोड़ा सा आपने कॉन्ट्रैक्टर को टाइम दे दिया, थोड़ा सा ये दिया। ये उतार चढ़ाव, अच्छा फाइनेंशियल उतार चढ़ाव तो बहुत आए और अनटिल अबाउट 1980s तक के तो इनफैक्ट काम भी इतना नहीं होता था। तो ये भी देखा हमने कि रावलपिंडी के आर्किटेक्ट जो थे वो, या जो लोग रावलपिंडी में काम करते थे, उनके ऊपर कराची और लाहौर के आर्किटेक्ट्स को प्रेफरेंस थी। एक क्लाइंट ने यहाँ तक कह दिया, अच्छा तो आप रावलपिंडी से में ऑफिस है आपका, मैं समझा था आप कराची से आए हैं। कराची में तो बहुत अच्छा काम होता है। मतलब सही कि आप बगैर मेरा काम देखे हुए उन्होंने ये कमेंट कर दिया। गवर्नर साहब थे उस ज़माने में फ्रंटियर के। खैर कोई ऐसा वाक़या नहीं है जिससे मैं कहूँ कि मेरी ज़िंदगी का पूरा चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हुई। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि मुझे अब पिछले 20-25 साल से फवाद के साथ काम करते हुए आई एम एन्जॉइंग इट मच मोर देन आई यूज्ड टू सॉर्ट ऑफ, बिकॉज पहले हम बहुत सारी चीज़ों में मुझे किसी चीज़ का फैसला अगर करना होता था तो इट वाज नॉट पॉसिबल टू डू इट विदाउट कंसल्टिंग योर पार्टनर। आपको अपने पार्टनर के साथ बात करनी पड़ती थी। यहाँ आई थिंक आई कैन थिंक इंडिपेंडेंटली, आई कैन डिसाइड इंडिपेंडेंटली, एंड आई कैन लीव इट टू फवाद ऑल्सो एंड से अच्छा तुम खुद डिसाइड कर लो, मैं लीव मी आउट ऑफ दिस थिंग। लेकिन वैसे कोई ऐसा नहीं वाक़या नहीं के अलावा ऐसा कोई वाक़या नहीं, उसके अलावा कोई वाक़या नहीं। बस वही एक है, अगर आई कम टू थिंक ऑफ इट, अगर उसकी वजह से आई थिंक मोस्ट ऑफ माई वट एवर आई हैव बिकम इज mostly because of her, because she supported me in every way, not only to giving me time to sort of अपने काम पे करने के लिए, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैं यहाँ जिक्र तो नहीं करूँगा, जहाँ आई कुड नेवर इमेजिन दैट शी वुड मेरे साथ, मेरे फैसले के साथ हो जाएगी। जो यंग फ्रेटर्निटी है, इसका जो काम कर रही है मार्केट में, एज यू आर सो सीनियर फ्रॉम देम, और जो आने वाली अब एक अदर यंग जनरेशन है जो आर्किटेक्ट्स बन रही है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं कुछ फाइनल ईयर थीसिस की ज्यूरीज में जाता हूँ और एज ए जूरिस्ट, तो मैंने देखा कि वहाँ पर बच्चे जो थीसिस वगैरह कर रहे होते हैं, दे पिक अप अ सब्जेक्ट एंड देन दे डिज़ाइन वेरी एम्बिशियस बिल्डिंग्स। और मैं उनको एक बात समझाता हूँ कि पहला काम तो ये है कि यू डोंट हैव टू सॉर्ट ऑफ रियली डू अ प्रोजेक्ट विच इज़ टू बिग फॉर यू टू हैंडल इन द टाइम जो आप तुम लोगों को मिलता है। सो पिक अप स्मॉलर प्रोजेक्ट्स बट डू देम इन मच मोर डिटेल। डू सिंपल आर्किटेक्चर, बट डू गुड आर्किटेक्चर। तुम ज़हा हदीद बनने की कोशिश करते हो, तुम फ्रैंक गैरी बनने की कोशिश कर रहे हो अभी से। फ्रैंक गैरी को पहला कमीशन एट द एज ऑफ 50, 55, 60 मिला था।
Zaha Hadid for a long time did not get a project. Whatever she did after the age of 45 or 50. उसका भी यही किस्सा है, और इस तरह बहुत सारे हैं. लुई खान का भी यही था. बट दीज बॉय, अब तो खैर लड़कियां ज़्यादा हैं आर्किटेक्चर में. लड़के तो हार्डली 20% लड़के होते हैं, 80% लड़कियां होती हैं. और तो वो मेरा उनको मशवरा यही होता है कि एक तो यहाँ पर whatever maximum that you can learn from your teachers and faculty से आप कर सकते हैं, but on the same time, at the same time you should be doing only those things which are not too complicated and too difficult कि तुम उसको फिर समझ ना सको. मेरा एक डिपार्टमेंट्स के साथ या उनके साथ एक थोड़ा सा इख्तलाफ होता है. मैं ये कहता हूँ कि ये आर्किटेक्ट जो हैं, इन्होंने बाद में प्रैक्टिस में आना है या काम करना है, आके फील्ड में काम करना है. फील्ड में काम करने के लिए आपको इनको सिर्फ़ और सिर्फ आइडिया आर्किटेक्ट्स नहीं बनाना, आपने इनकी होलिस्टिकली इनको एजुकेट करें. इनको ये भी पता होना चाहिए कि हाउ टू बिल्ड अ बिल्डिंग, हाउ टू चूज़ द मटीरियल्स फॉर अ प्रोजेक्ट. अगर उनको यही नहीं पता कि बिल्डिंग बनती कैसे है या उसकी डिटेल्स कैसे बनती हैं, तो फिर यू आर लीविंग दैट टू अस. और मुश्किल ये होती है कि 5 साल में वो बच्चे जो होते हैं वो दे आर सो यूज्ड टू बिकमिंग आइडिया आर्किटेक्ट, दे थिंक कि अब हम आर्किटेक्ट बन गए हैं, हमें PCATV की रजिस्टर वो भी मिल गई है, मेंबरशिप भी मिल गई है, नाउ डिग्री भी मिल गई है, नाउ आई एम अ ग्रेट डिज़ाइनर. ग्रेट डिज़ाइनर बनने के लिए इट टेक्स एजेस, इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स लॉट ऑफ हार्ड वर्क, इट टेक्स फॉर मी अब जो ऑफिस हैं, ज़्यादातर मेरा अपना ऑफिस भी है, वो सुबह 9:30 बजे शुरू होता है एंड 6 बजे when I look around everybody is gone. This was not the case when we used to work पुराने वक्तों में 80s में और 90s में. जब तक के काम ख़त्म नहीं हो रहा और जब तक के कोई कमिटमेंट के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो पूरी कर नहीं हो रही, लोग काम करते रहते थे. आर्किटेक्चर इज़ अ प्रोफेशन. हाँ, ये आर्किटेक्चर ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें आप वो 9 to 5 वाला सिलसिला नहीं हो सकता होता ये. लेकिन अब खैर मेरे ख्याल में शायद अकॉर्डिंग टू सम पीपल कि जो वो कंप्यूटर से थक जाते हैं, कंप्यूटर से आपकी they need a break. तो फिर दूसरी बात है कि अब ज़रा लोग अपनी सोशल लाइफ में भी ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं. तो मेरी एडवाइस तो यही होगी कि while they are studying architecture, they should sort of try and understand and learn as much as they can. And वो तो अब रह गई बात कि कोर्सेज कैसे, करिकुलम कैसा होना चाहिए, वो तो फैकल्टी पर डिपेंड करता है या डिपार्टमेंट डिपेंड करता है. उसमें स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट्स को डेफिनेटली दे कैन दे कैन लर्न देयर. They should know to learn, unlearn and then relearn. ये जब तक कि उनको नहीं आएगा और जब तक कि मेहनत करनी नहीं आएगी, बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ हार्ड वर्क ऑल योर लाइफ. ये तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे अच्छा मैंने बहुत काम कर लिया है ना, हाँ आर्किटेक्ट बन गया मुझे. थैंक यू सुहेल सर फॉर बीइंग विद अस, और आपने हमें अपना टाइम दिया और इतने मज़ेदार अपने लाइफ के बारे में अचीवमेंट्स बताई और अप्स एंड डाउन्स बताए. कैसा लगा आपको? I think I enjoyed this discussion because, to be honest, you took me back to the memory lane. पूरी मुझे ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शायद मैंने कभी ना बोली हैं ना कभी किसी से बात की है. तो I really enjoyed this sitting, and you're most welcome anytime that you want to come and sit with me, and then we can talk about lots of other things. Well, that's an opportunity for me, and I'll be back inshallah soon. Because आज हमने आर्किटेक्चर की बात तो हार्डली कोई की है. अभी अब तो बात बेसिकली तो इट वाज अबाउट मी एंड माई लाइफ. इट्स अबाउट माई लाइफ. तो लेकिन डेफिनेटली आई वुड वांट कि तो जब भी तुम लोग समझो वी आर योर मोस्ट. थैंक यू वेरी मच फॉर दैट. थैंक यू व्यूअर्स. इंशाल्लाह हम दोबारा मिलेंगे एक नई एपिसोड के साथ. So besides the college thing and your office work, how do you spend your time with your family? वाइफ और हस्बैंड में थोड़ा सा तनाव था
कि ये ऐसे कर दें वैसे कर दें, तो अल्टीमेटली जो हस्बैंड है उसने कहा कि यार बर्तन तो मैंने धोने हैं ना, तो तुम मुझे करने दो इधर। Such a busy architect who's also teaching and transferring his knowledge to the upcoming generation, the students हैं, और साथ में clients को भी करना, तो कैसे मैनेज करते हैं? मेरा ये एक बिलीफ है, एंड आई हैव एक्चुअली ट्राइड एंड टेस्टेड, कि द मोर थिंग्स यू डू द मोर टाइम यू गेट एक्चुअली। और किसी दिन आपने कुछ नहीं किया तो सारा दिन वैसे ही गुजर गया।